नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में साल दर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा सरकार के साथ कारोबारियों में भी उत्साह है। 2024 में 46 लाख से ज्यादा यात्री शामिल हुए थे। इस बार उम्मीद है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के मुखिया से लेकर विभागों के सचिव तक तैयारियों को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भूस्खलन वाली जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया। तैयारियों को लेकर प्रत्येक वर्ष सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो तैयारियों पर सवाल उठते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। किसी भी हाल में यात्रा शुरू होने से कम एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर ऐसे पार्किंग स्थल बनाए जाएं जो होटल, होम स्टे, धर्मशाला और अन्य सुविधाओं के पास हों, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। साथ ही स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम को और सटीक बनाना, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी करना और गूगल मैप के जरिए पार्किंग जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, यात्रा से पूरे देश में उत्तराखंड का संदेश जाता है और मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि यात्रा को सफल बनाने की। उत्तराखंड का संदेश बाहर प्रदेशों में अच्छा जाए, उसके हम सबकी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस देखो प्रतिपक्ष दल है और प्रतिपक्ष के नाते मैं तो केवल कांग्रेस के लोग कभी माननीय मुख्यमंत्री के पास गए कि भाई हमारे ये सुझाव हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव उनको देने चाहिए। और कांग्रेस क्या कह रही है इससे हम पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद है यात्रा को सुगम करना, यात्रा को और बेहतर करना और आने वाले जो यात्री हैं उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चारधाम मार्ग पर यात्रा सुगम तरीके से हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भी कोशिश में जुटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। ऐसे में यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर 22 जेसीबी की तैनाती की तैयारी है। इसके अलावा जहां पर सड़क खराब है वहां पर सतह सुधारीकरण का काम चल रहा है। विभाग के एक वरीय अधिकारी का कहना है कि मौसम खराब होने की स्थिति में डेंजर जोन की संख्या 45 से ज्यादा हो जाती है, लिहाजा विभाग अलर्ट है। जैसे कि आपने कहा कि जो वहाँ पर कुछ भी हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे, और क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था हमारी डगमगा जाती है, तो हमने इस बार ये डिसीजन लिया कि हम जो हमारा प्लाजा केदारनाथ का, हम वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं लगने देंगे और हमारा जो यात्री है वो अच्छी तरीके से दर्शन कर पाए। और जहाँ तक फूल की बात है, लगभग मुझे लगता है कि इस बार 12 से 15 कुंटल जो हमारा केदारनाथ में और 10 से 11 कुंटल हमारा बद्रीनाथ में लगेंगे। जो दोनों हमारे मंदिर हैं उनको हम भव्य रूप से सजाएंगे। इधर बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रा को लेकर बीकेटीसी की तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हैं। ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही बताया कि केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह की दुकान लगाने की अनुमति आगामी चारधाम यात्रा के दौरान नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां दुकान लगाने से काफी अधिक अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। बीकेटीसी सीईओ ने बताया कि 12 से 15 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ और 10 से 11 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार देखिए, हमारे अभी इस विषय में लगातार मॉनिटरिंग हो रही। माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मीटिंग हो रही इसमें। और अभी हाल ही में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि, और जो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 माह तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को अच्छे दर्शन कराएं। इसके लिए हम लोगों ने इस बार ये किया कि हम दोनों धाम में कम से कम 10-10 पीआरडी के अतिरिक्त जवान रखेंगे और जिस पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग, यद्यपि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इन सब का सहयोग रहता है, लेकिन कोशिश ही करेंगे कि किसी भी तरह की कोई इस तरह से दर्शन करने में किसी भी दर्शक को कोई दिक्कत हो। 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इस बार वीआईपी दर्शन पर रोक है ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। हालांकि इस तरह की बातें प्रत्येक वर्ष की जाती हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है कई तरीके की समस्याएं मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। जाहिर है अगर यात्रियों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा।
चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों और सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। जो चारधाम यात्रा के स्टेक होल्डर हैं, उनके सुझावों पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। और अभी से आप ऋषिकेश में देख लीजिए, जाम की वो स्थिति है कि वहां आप 10 कदम चलने में हाँप रहे हैं। तो जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, तब इस जाम से जनता को कैसे निजात मिलेगी? जहां लोगों को 4 घंटे में पहुंचना चाहिए, वहां जो है 10-10, 12-12 घंटे लगेंगे। उसके लिए अभी से सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं चारधाम यात्रा के दौरान, इसकी भी समीक्षा अभी से सरकार को करनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं को दर्शनों की दिक्कत ना हो, यातायात की दिक्कत ना हो, रहने खाने की दिक्कत ना हो, उसके लिए अभी से व्यापक होमवर्क सरकार को करना चाहिए। क्योंकि अगर श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, वो अगर बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए, या उन्होंने जो है सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोली, तो उससे प्रदेश की छवि खराब होगी। हम चाहते हैं कि सरकार दावों से ज्यादा धरातल पर काम करे। देखते हैं सरकार कितना काम करती है। अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, अब ना सरकार के दावों की पोल खुल जाएगी। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी है, क्योंकि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 30 अप्रैल को मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलेंगे, 2 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। आज के वक्त में अगर देखें तो अब करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि 10 दिनों का ही वक्त है, क्योंकि यात्रा से 5 दिन पहले ही यात्रियों की यहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, सरकार ने भी ये कहा है कि यात्रा से 5 दिन पहले तमाम तैयारियां पूरी कर दी जाएं। तो अब जब यात्रा बेहद करीब है, तो सरकार की तैयारियां किस कदर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर पैनुली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। पैनुली जी, आपका बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी घिल्डियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, मीनाक्षी जी आपका बहुत स्वागत है। राजेश्वर पैनुली जी, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है चारधाम यात्रा का, और हम ये कहें कि 24-25 तारीख से यात्रियों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है, जो हम संख्या देख रहे हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कि यात्रा इस बार बहुत ज़्यादा चरम पर होगी और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। और यात्रा की जब शुरुआत होती है तो अधिकतर लोगों की ये कोशिश होती है कि वो शुरुआत में ही यात्रा में आए, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। अंतिम जो तैयारियां हैं उनको किस तरीके से आप लोग पूरा कर रहे हैं? लगता है कि सबसे पहले अच्छे दर्शन हमारे हो जाए। जहां तक सत्ता की भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की बात है, जहां तक पूरे शासन प्रशासन की बात है जी, ऑलरेडी हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करी थी और उसको चलाया भी। तो एक तरीके से उस टाइम भी हमने ट्रायल कर लिया था काफी चीजों का, एरिया का और अपने मशीनरी का। पहले तो क्या होता था कि एक मशीनरी एट लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट होती थी, चलती थी। तो हम ये नहीं कर सकते, या आज की डेट में नहीं माना जा सकता कि हमारी तैयारियां पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं। हर बार बेहतर होती है, ठीक है। विपक्ष लगातार कहता रहता है कि बेहतर नहीं हुई या जो हुई। अभी आपके उस पे जो क्लिप्स आ रही थी, उस पे भी अगर अब देखा जाए तो जैसे सतपाल महाराज जी ने खुद ने बताया, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि लगभग 12 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमने दिए हैं, जो रास्ते में जो जिले और जगह पड़ती हैं उनके डेवलपमेंट करने और सुचारू व्यवस्था करने के लिए। उसी ढंग से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी कहा है कि वो चाहे जेसीबी की बात करें, सेंसिटिव इलाका है, उसकी बात उन्होंने भी पूरा प्रोविजन किया है। सॉफ्टवेयर एडेड भी इस बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चाहे गूगल मैप की बात करें, चाहे क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, तो सैटेलाइट के थ्रू क्राउड मैनेजमेंट के भी उससे सॉफ्टवेयर के थ्रू कोशिश की जा रही है कि क्राउड मैनेजमेंट भी हो। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ क्लियर कर कहा है कि 7 दिन पहले सारी सब जो भी है यात्रा की तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसको कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए वो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 4 लगभग स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के लेवल के जो अफसर IAS अफसर्स हैं, उनको अलग अलग धामों के लिए नोडल अफसर भी बनाया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई दिक्कत आती है तो तत्काल डिसीजन लेने के लिए नोडल अफसर, काफी हाई रैंकिंग नोडल अफसर भी है। उसके साथ साथ पैरामेडिकल जो कोर्सेज है उनकी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था उनकी है, और जो भी कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई भी जो सेंसिटिव एरिया हो,
उनको ऑलरेडी चिन्हित करके उनको कैसे इमीडिएटली क्लियर किया जाए, उसकी व्यवस्था भी सरकार ने करी हुई है। साथ साथ लोकल शासन प्रशासन, लोकल लोकल टूर ऑपरेटर की बात करें, उनकी भी पूरी सहायता ली जा रही है। लगभग 1000 के करीब टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसी ढंग से टैक्सी ऑपरेटर को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसी ढंग से जो खच्चर और दूसरी जो सेवाएं प्रदान करते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, उनको भी लिया गया है। और हेलीकॉप्टर जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए किया गया। और साथ ही साथ वीआईपी पास को भी उन्होंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली बैन कर दिया एक तरीके से, कि वीआईपी दर्शन के कारण भी जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कहीं ना कहीं चेकआउट किया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि कारण से कॉमन आदमी को, और माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि सबसे पहले हमारी यात्रियों की सुरक्षा सबसे प्रथम प्रायोरिटी है। और साथ ही साथ उनको जो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे भगवान केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री, उनको आसान, सुलभ और प्रॉपर जो है उसका दर्शन हो सके, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई है। और उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम से लेकर के सारी व्यवस्था साथ साथ है। कोई चोरी हो, कई बार क्या होता है कि हेलीकॉप्टर की गलत बुकिंग वाली भी साइटें लास्ट टाइम या उससे पहले खुल जाती है, जो यात्रियों को वो कर देती हैं, उनके पैसे गबन कर लेती हैं, दूसरे तरीके से उनको गुमराह करती हैं, उनको भी चेक लगाने के लिए सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग भी की जा रही है। और साथ साथ अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो सीधे डायरेक्ट कंट्रोल रूम में बात भी कर सकते हैं। ठीक है आशीष जी, ये है तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस वक्त यात्री तो ज़्यादा आएंगे ही, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन तैयारियां इस कदर की गई हैं कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और सुलभ सुगम यात्रा चार धाम की होगी। कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो यात्रा पे आ रहे हैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी यात्रा सुखद हो, अच्छी हो और भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन जिस प्रकार से राजेश्वर भाई बता रहे हैं पैनुली जी, अगर इस तरह काम होता है तो हम सब उनकी तारीफ करेंगे, अगर ऐसा काम हुआ तो। लेकिन सिर्फ अगर कागजों में और बोलने की बात है तो उसके फिर क्रिटिसाइज भी किया जाएगा जब समय आएगा। अभी हम देख रहे थे, परसों भी मैं देख रहा था, ऋषिकेश में जाम लगना अभी से शुरू हो गया। यात्रा भी शुरू नहीं हुई है और ऋषिकेश में जाम शुरू हो गया। यहाँ से बड़े बुरे हाल हैं यात्रा के लिए, किस तरह लोग जाएंगे जब ऋषिकेश में लोगों को 1-1, 2-2, 4-4 घंटे लग जा रहे हैं। तो अभी तो आए भी नहीं है टूरिस्ट, हमारे यात्री आए भी नहीं है, तो जब वो आएंगे तो क्या हाल होगा। तो देखिए, सबसे पहले इन्हें पार्किंग की व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ऋषिकेश के अंदर इनको देखना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग तो कोई दूसरा है नहीं। तो ऋषिकेश के अंदर फोर्स की इस तरह व्यवस्था हो कि वहाँ कोई गाड़ियाँ ना रुके, कोई साइड में गाड़ियाँ ना लगे, कोई भी अवरुद्ध ना हो और लोग सीधा जा पाएँ। क्योंकि मैंने खुद, हम 4-5 घंटे तक ऋषिकेश में फंसे हुए हैं और ऋषिकेश तो वैसे इतनी गर्म जगह है कि हालत खराब हो जाती है वहाँ पर। तो ये यात्रा के लिए पार्किंग की व्यवस्था मेन है। और पिछली बार की भी हमने यात्राएं देखी थी, उस समय कितनी अव्यवस्थाएं थी। चलो, हम चाहते हैं और हम शायद भारतीय जनता पार्टी ने सीख भी ली होगी पिछली यात्रा से, जो अवस्थाएं थी, जो घोड़े गचरों की अवस्थाएं थी, उनसे जो सीख ली होगी। अच्छी बातें, व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए, डॉक्टर्स की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में डॉक्टर्स को जो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसको चेक करने की सीटी स्कैनिंग मशीन होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड की होती है, चाहे कुछ भी एक्सरे की मशीन होती है, इस तरह का भी अगर सब सामान होगा तो डॉक्टर कुछ कर पाएगा। आज की डेट पे डॉक्टर के पास कोई साधन नहीं है कि वो देख के बता दे कि हाँ, इसके हाथ में चोट लगी है, पैर में लगी है, किस लेवल तक लगी है। उस पर सामान भी होना चाहिए, उस पर दवाइयाँ भी होनी चाहिए, तभी तो इलाज होगा। खाली डॉक्टर बैठाने देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने देखा, डॉक्टर मान लो कहीं पे थे भी तो उन पर कुछ सामान नहीं था, वो रेफर सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे भी, और स्थिति आप देखिए कितनी खतरनाक है। वहाँ से यहाँ तक की स्थिति आने में कितना घंटे का समय लग जाता है। तो निश्चित ही अगर सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, यात्रियों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये हम अभी भी समय है थोड़ा सा, तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी है अपने सिर्फ हवा हवाई में ना रहते हुए इस पर काम करना चाहिए। और वीआईपी दर्शन का जहाँ तक बात है, तो वीआईपी दर्शन तो देखो हर बार होते हैं। अब इस बार अगर रोक लगी तो बहुत खुशी की बात है। अब उसमें सबसे पहले वीआईपी दर्शन में कौन दिखता है ये भी पता लग जाएगा जब वीआईपी दर्शन होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो पूरे बाहर यूपी से और अन्य जगहों से आते हैं और अपनी लिस्ट लेके आते हैं, अपने वीआईपी से पूरी सेटिंग है। थार भी अभी वहाँ है कि नहीं, अभी उसका पता नहीं लगा। थार भी इस बार चलेगी, वीआईपीओ के लिए क्या चलेगा, तो अब देखो आगे देखते हैं क्या होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपने ठीक कहा कि जो तैयारियां हैं वो तो जब यात्रा शुरू होगी तो तब पता चलेगा कि ग्राउंड पर जो बातें और जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की हकीकत कितनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी जी, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो सरकार तो हर साल दावे करती है और कोशिशें भी रहती है सरकारों की, जिसकी भी सरकार हो, कि यात्रा सुगम और सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन इस बार जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अभी तक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब यात्रा शुरू होगी तैयारी तो तभी ग्राउंड पर दिखेंगी, लेकिन सरकार की बैठकें या मौजूदा वक्त में कोशिशें या जो बातें हैं उन्हें कहाँ देखती हैं आप?
रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पूत के पैर तो पालने में ही नज़र आ जाते हैं। हम अगर अपने उत्तराखंड की बात करें तो ये एक देवभूमि है और केदारनाथ यात्रा के अलावा भी यहाँ पे छोटी छोटी यात्राएं लगातार होती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि उन यात्राओं को कैसे ये सरकार मैनेज करती है। क्या हमारे लिए केदारनाथ, मतलब हम लोगों का इतना फोकस्ड है केदारनाथ पे, लेकिन हम जब छोटी छोटी यात्रा को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी बड़ी यात्रा के लिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। हम जानते हैं जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, क्योंकि नजर आ जाता है कि आपका, अगर आप छोटी यात्राओं को नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो बड़ी यात्राओं को कैसे मैनेज करोगे। और वहीं हम बात करें केदारनाथ बाबा की, तो ये जो धाम है इसमें इसकी जो आस्था है, उस आस्था के बारे में, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं, हम जानते हैं कि केदारनाथ बाबा के जब दर्शन करने लोग आते थे तो एक आस्था इतनी गहरी होती थी कि अपने पापों को निपटारा करने और वहां पे अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए नॉर्मली लोग वहां पे आते थे। तो ये इतना बड़ा एक धाम है जहां पे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। लेकिन आज देखिए कि इस सरकार ने इस यात्रा का स्वरूप क्या कर दिया है। आज इसका स्वरूप इतना ज्यादा, मतलब इसे एक अय्याशी का अड्डा टाइप बना दिया है कि देखिए, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब धार्मिक पर्यटन की बात आती है, तो वहां पे बिल्कुल जो मेंटालिटी है वो धार्मिक तौर पे वहां पे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, कमर्शलाइजेशन वहां पे इतना बढ़ गया है कि आज वहां पे लग्जरी होटल्स की बात होती है, आज वहां पे हेलीकॉप्टर की सवारी की बात हो रही है, वहां पे थार, जीप, इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो जाने की बात हो रही है। तो जो उस धाम की जो आस्था है, जो उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो सारा जो है डाइल्यूट होता जा रहा है उस धाम का। तो और दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से वहां पे मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स का इन्फ्लक्स वहां पे बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है। तो हमें ये चीजें भी तो सोचनी है ना कि कल को अगर वहां पे जो कोई नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है, तो ये लोग तो 4-5 लाख का चेक पकड़ा के साइड हो जाएंगे। जिम्मेदारी भी तो नहीं लेते ना ये सरकार, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि कितनी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन किसी भी एक नेता ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों की कमियों के कारण ये चीजें जो हुई हैं। लेकिन जिम्मेदारी जो है इन सरकारों को, जब तक ये जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक धरातल पे कार्य नहीं करेंगे। तो एनवायरमेंटल जो है वो इश्यूज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आप देखिए कि केदारनाथ यात्रा में इन्होंने 2 एंगल इनके बेसिकली आ चुके हैं। एक इनका जो इकोनॉमिक एंगल है, उसकी वजह से कमर्शलाइजेशन जो उस धाम का बढ़ा दिया गया है, जिसमें सिर्फ यात्रियों को बुलाते जाओ, उनकी सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। दूसरा इनका जो एंगल आ गया वो पॉलिटिकल एंगल इस यात्रा में आ गया है, जिसके अंदर ये लोग पॉलिटिकल एंगल हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं का धाम है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू यात्रियों को हमें बुलाना है। तो ये जो 2 एंगल इनके आ गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी यात्रा का स्वरूप बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए भी ये खतरनाक है, और बाकी लोगों के लिए जो वहाँ से जो श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उस जगह की, वो उतने लोगों को नहीं कैरी कर पाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये उनकी सेफ्टी का भी एक इशू वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें रखी है, उस पर जवाब ले लूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमा जी, कहाँ तैयारियों को पाते हैं आप? देखिए, इस तरह की चर्चाओं में आज हम पहली बार नहीं बैठे हैं। इससे पहले भी हम लोग बहुत हर बार लगभग चर्चा करते हैं, और जब तक ये यात्रा रहती है तब तक हम लोग अक्सर आपके चैनल पे और तमाम दूसरे चैनल्स पे चर्चा करते हैं, और हर बार यही बातें बीजेपी के प्रवक्ता आके बोलते हैं, और हर बार वो अपने फेलियर को, मुझे लगता नहीं कि पिछले साल की जो उनकी यात्रा, जो उन्होंने जो वहाँ पर यात्रा की जो सुगम बनाने के लिए उन्होंने जो इंतजाम किए हैं, उनसे उन्होंने कुछ सीखा है। अभी राजेश्वर भाई ने बहुत सारी बातें की, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो डॉक्टर्स की जो व्यवस्था है, पिछली बार भी हम लोगों ने बोला था कि आपने क्या यहाँ पर हर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर कितने आपने सेंटर्स बनाए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स हैं। जैसे कि भाई ने अभी बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स तो कई बार बैठा दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते और वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न इस बात पर है कि सरकार ये जरूर बताए कि उन्होंने कितने डॉक्टर्स यात्रा के रूट पर उन्होंने बैठाए हैं,
और कितने जो छोटे अस्पताल वहाँ पर खोले हैं, 5 लोगों के, 10 लोगों के, 20 लोगों के छोटे अस्पताल। देखिए हम लोग आपदा वाले प्रदेश में हैं, बारिश ऑलरेडी हमारी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, और अभी हम लोगों ने देखा है कुछ दिनों पहले अप्रैल में जो बारिश हुई है उसमें भी हम लोगों ने उफनती हुई नदियों को देखा है। तो आपदा हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। 2013 की केदारनाथ आपदा भी हम लोगों ने, उत्तराखंड ने क्या, पूरे देश ने झेली है, पूरी दुनिया ने झेली है। तो सरकार ने आपदा प्रबंधन करने के लिए क्या क्या काम किए हैं उस पे मेरा जोर सबसे ज्यादा है। यात्रा आप लेकर आ रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि इस बार इतने यात्री आए, अगले साल उतने यात्री आए, उससे ज्यादा, उससे अगले साल और इससे ज्यादा यात्री आए। यात्रियों की संख्या की सांख्यिकी में आप हमें मत उलझाइए। आप हमें ये बताइए कि आप लोगों ने ग्राउंड पर जो लोग हैं उनके जान माल की रक्षा करने के लिए कितने डॉक्टर्स वहां पर बनाए, कितने शौचालय आपने अब तक वहां पर बनाए हैं, और कितने महिलाओं के लिए कुछ अलग से जो उनकी जो जरूरत है उसको देखते हुए आपने कुछ उनके अलग से उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। जो वृद्धजन जो वहां पर आ रहे हैं उनके लिए आपके क्या क्या इंतजाम है। सिर्फ कहने से नहीं होता। और दूसरी बात, पिछली बार जब यात्रा थी तो एक बड़ा बैनर लगा होता था कि ऑनलाइन पेमेंट का, ऑनलाइन दान करने का। तो मैं जानना चाहूंगी राजेश्वर भाई से, उस पर काफी विवाद रहा, क्या इस बार भी वो ऑनलाइन पेमेंट का बैनर लगेगा कि किसके अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, आप अपना ऑनलाइन यूपीआई से आप दान कर दीजिए। ये भी एक बड़ा मैटर था। और सबसे बड़ा मैटर, जैसे कि अभी बहन ने कहा कि यात्रा जो है स्पिरिचुअल होने की बजाय आपने इस यात्रा को कमर्शियल ज्यादा कर दिया है। लोग आ रहे हैं वहां पे रील बना रहे हैं। पिछली बार भी आपने कहा कि नहीं, हम इस तरह की ओछी हरकतें हम लोगों को नहीं करने देंगे। तो आपने उसके लिए क्या प्रचार प्रसार किया? और अगर कोई रील बनाता हुआ या किसी तरह की अप्रिय किसी कोई पात्र हमें वहां पर मिलता है तो सरकार उसके लिए क्या कायदे कानून है? क्या आपने कोई नया कानून उत्तराखंड की विधानसभा में पास किया है? कि 30 मीटर के दायरे में रील्स बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। नहीं, प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है तो कोई उसके ऊपर कोई कायदा कानून विधानसभा में पारित हुआ कि भाई ये पकड़ा जाएगा तो इसे हम 2 दिन जेल में रखेंगे या इसके ऊपर 10,000 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और कितने लोगों पर ये जुर्माना ऑलरेडी लगा दिया गया है। कानून हिंदुस्तान में बहुत बनते हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो आध्यात्मिक स्थल हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, कम से कम वहां पर तो इन कानूनों का कड़ाई से आप लोगों को पालन करना चाहिए। एटलीस्ट एक जगह की गरिमा तो हम लोग अपने, देखो लोग हैं, बच्चे भी आएंगे वहां पे, यूथ भी आएगा। वो लोग कई बार स्पिरिचुअलिटी की वजह से नहीं आते, उनको यह है कि चलो भाई घूम के आते हैं, ये एडवेंचर है। तो कम से कम इस तरह के जो मेंटेलिटी के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको तो आपको कड़ी उनके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। उस समय आपको ये भूल जाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ केदारनाथ में, केदारनाथ की शुचिता को बनाए रखने के लिए आपको इस तरह के लोगों के ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारा सनातन धर्म और हमारी जो धार्मिक स्थल की जो अपनी जो महिमा है वो कहीं ना कहीं तार तार हो जाती है इस तरह की घटनाओं के। ठीक है राजेश्वर पैनू जी, मुख्य बात यह है, हालांकि कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि अभी आने वाले वक्त में जब यात्रा शुरू होगी तो फिर देखेंगे जो तैयारियों की बात सरकार कर रही है उन तैयारियों को वहां पर कहां कांग्रेस पाती है उस पर टिप्पणी करेंगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने बात की कि जो 4 धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है इसको भी ध्यान में रखना होगा, यहाँ की भावनाओं को और यहाँ की उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, उन भाव को ध्यान में रखना होगा। और आम आदमी पार्टी का भी सवाल है कि आप लोगों ने खासतौर पर डिजास्टर के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं, और इन तमाम सवालों पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो 4 धाम यात्रा को लेकर हमारी बातचीत लगातार जारी है और इन तमाम सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 धाम यात्रा 2025 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से हमारी चारों धाम की यात्रा की शुरुआत मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलने के साथ हो जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कुछ सवाल किए और उन सवालों का जिक्र जो मैं कर रहा था राजेश्वर पैनुली जी, उन्हीं का जवाब आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि कैरिंग कैपेसिटी भी देखनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है आप लोगों का, इसके अलावा जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी आघात न पहुंचे, उस पर क्या तैयारी? देखिए, जो सभी वक्ताओं ने कहा, जो हमारे डिबेट में हमारे विरोधी पार्टी या दूसरी पार्टियों ने कहा, हम लोग उसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि संज्ञान नहीं लिया और चीजों को भी करा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, नौटियाल जी ने कहा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, कि ऋषिकेश में जाम हो गया था। शायद वो एक चीज नहीं समझ पा रहे होंगे कि 3 दिन की छुट्टियां होती थी और 3 दिन की छुट्टियों को और उसी टाइम जो सीजन और शादियों का सीजन है, उन सब जो कंबाइंड इम्पैक्ट आता है, एक छोटी सी जगह पर कंबाइंड इम्पैक्ट आता है, तो उसकी बात करें। यात्रा में कंबाइंड इम्पैक्ट एक जगह पर नहीं रहेगा, वो आगे स्प्रेड ओवर होगा। जो चीजें हैं वो आगे उससे ऊपर जाएंगी। मतलब मान लीजिए कि उत्तरकाशी जा रही है या दूसरी जगह जा रही है, तो वो इम्पैक्ट वहां का वहीं रुका रहेगा। अभी जो हुआ था कंबाइंड इम्पैक्ट की बात है, उसका भी असेसमेंट लगातार सरकार कर रही है, सिस्टम कर रही है,
और देखा भी जाता है कि कैसे उसको मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि यात्रा को एकदम सुचारू बनाया जाए। दूसरी बात आती है कि हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी की बात है, तो उसके लिए जहां तक कैरिंग कैपेसिटी और उन चीजों की बात है, उसके लिए ऑलरेडी जो क्राउड मैनेजमेंट जो एक सॉफ्टवेयर के साथ जो सैटेलाइट के थ्रू मैनेज किया जाएगा, वो क्राउड मैनेजमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड ना करे। और उसके साथ साथ, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था, जहां रुकने की व्यवस्था हो उसके आसपास उनको रोका जाए, उनकी वहां व्यवस्थाएं दी जाए, उसकी भी व्यवस्था लगातार की जा रही है कि, और आसपास पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि ऐसा ना हो कि यात्री को कहीं बीच में रोकना पड़े। जहां भी उन्हें रोकना पड़े, जहां भी क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से उनको ठहराव कराना पड़े, तो आसपास चाहे वो होम स्टे की व्यवस्था हो, चाहे होटल की व्यवस्था हो, चाहे धर्मशाला की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी व्यवस्था है, वो भी की जाएगी और करी जा रही है, उसका भी लगातार प्रावधान किया गया। तीसरी बात आ रही थी कि डॉक्टरों की व्यवस्था की जाती है। लगभग 700 डॉक्टरों का लगभग ये करा गया है, जो 700 डॉक्टर जो होंगे अलग अलग यात्रा रूट पे अलग अलग जगह पर रहेंगे। चौथी बात भी उनकी आ रही थी कि जी क्या आप सिर्फ इक्विपमेंट कौन से होंगे। देखिए, इक्विपमेंट डिसाइड करना ना तो मेरा काम है, ना आपका काम है, ना तो उसका। लेट इट बी डन बाय द एक्सपर्ट कि उनको किस जगह पे कितने इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, कैसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और इन इक्विपमेंटों का अल्टरनेट क्या है। अब इक्विपमेंटों के बहुत से अल्टरनेट आ गए हैं। आप कुछ चीजों को स्कैन करके डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। और जैसे उनको अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत है, तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है जो आपको इमीडिएटली पिकअप करेगी। तीसरा आ जाता है कि इनका कहना था कि 6-7 बेडों का हॉस्पिटल कहीं पर भी टेम्परेरी व्यवस्था जो बनाने के लिए आर्मी से ऑलरेडी सहयोग लिया जा रहा है कि इमीडिएटली कहीं पे 10 से 15 से 20 आदमियों की कोई भी व्यवस्था करनी पड़ जाए, कोई भी इमरजेंसी व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करनी पड़ जाए तो की जाएगी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और शायद मीनाक्षी गिरिजाल जी बोले थे हिंदुओं के धर्म जो है, हिंदुओं को बुलाना, हिंदुओं को, देखिए हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में हिंदू ज्यादा हैं और उनकी भावनाओं का हमें पूरा ख्याल रखना है और उनको ये बताना हमारी सरकार की भी ड्यूटी है और समझाना भी कि आप आए, आपके हम दर्शन की व्यवस्था करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको हर चीज को राजनीतिक रूप से देखें, उसको प्रॉपर तरीके से सोचे, ये सोचे कि उनको अधिक से अधिक लोगों को कैसे प्रॉपर अपने जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनका वो निर्वाह कर सके। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सिर्फ आप हर चीज को वोट बैंक के साथ उसको न करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तीसरी बात आ जाती है कि जो लोकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वृद्धों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए भी लगातार वृद्धों के मैनेजमेंट के लिए भी चल रही है, जो थोड़ा ज्यादा है। एक बात आ रही थी बार बार की थार और दूसरी गाड़ियों का। देखिए, कैरिंग करने के लिए आपको चाहिए, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो, किसी ने मिसयूज कुछ फैसिलिटी का कराओ, मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से चीजों को रूल आउट नहीं करता कि कुछ चीजों का मिसयूज कई बार हो जाता है, लेकिन क्या आप उसका आपका इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन ये है कि जो बुजुर्ग या जो ऐसे लोग जो असहाय हैं, जिनको दर्शन करने के लिए जाने में दिक्कत आती हो, हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचने में दिक्कत आती हो या किसी कारण से दिक्कत आती हो, तो उनको बकायदे प्रॉपर व्हीकल की व्यवस्था की जाए। तो सरकार उस लाइन पे काम कर रही है। तीसरा आ रहा था, शायद हमारे सिसोदिया जी ने शायद पूछा था, मैडम सिसोदिया जी ने शायद वो कहा कि जी जो ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, मुझे उसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था कहाँ फ्रॉड होते हैं। फ्रॉडों को रोकना सरकार का काम है। फ्रॉड रोकने के लिए सरकार तत्पर, लगातार तत्पर भी है और उसके लिए जो भी जरूरी सॉफ्टवेयर है उनको ट्रैक डाउन करने के लिए उसका सरकार इस बार 100% यूज करने जा रही है। इसमें आप बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि इस ढंग की चीजें को, फ्रॉड को रोकने की व्यवस्था जहां तक होगी, सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा, सॉफ्टवेयर कंट्रोलेड होगा। और क्राउड की व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर से भी क्राउड मैनेजमेंट है, फिजिकल मैनेजमेंट से भी क्राउड मैनेजमेंट है, और अदरवाइज भी जो नोडल एजेंसियां, जो टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीजें होती है, वो सब इंटैक्ट की गई है। जहां तक बात है टूरिस्टों के आने की, देखिए टूरिस्ट अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी में भी उसका एड ऑन होता है। इकोनॉमी हमारे लोगों की अच्छी हो, इसमें कोई चीज नहीं है। जहां तक दूसरी बात तो पूछ रहे थे कि इसकी सजा का प्रावधान क्या है, विधानसभा में क्या प्रावधान है। देखिए जी, छोटी मोटी सजाएं जो होती हैं उनके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं लाना पड़ता। आपके भारतीय न्याय जो व्यवस्था है, जो एक्ट आया है नया, जो पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से आया, उसमें सफिशिएंट व्यवस्थाएं हैं कि हाउ टू मैनेज, पुलिस को क्या पावर है, कब अरेस्टिंग पावर है, कब डिपोजिटिंग पावर है, वो ऑलरेडी
इनबिल्ट है, उसके लिए कोई अलग से एक्ट बनाने की ठीक है जरूरत सर। मेरी समझ से नहीं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, सबसे बड़ा सवाल है क्राउड मैनेजमेंट का, और भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया कि क्राउड मैनेजमेंट पर इस बार बहुत ज्यादा फोकस है। देखिए पैनल जी ने एक एक सवाल को लिया और उसे जवाब भी दिया, अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन जैसे इन्होंने पहले सवाल को लिया था, ऋषिकेश वाले सवाल को, तो देखिए कभी कभी ना सच्चाई को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। ऋषिकेश में हम सब जानते हैं, देखिए वहाँ रास्ता भी संकरा है और वहाँ पे दिक्कत होती है, तो हमें इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। देखिए ठीक है, अभी तो उत्तराखंड का ही क्राउड है जो शादी के कारण, चलो आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत जो भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन जब पूरे देश का क्राउड वहाँ पर आता है तो स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। नहीं, निश्चित तौर पर वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो ये दिखाती है कि बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल, वहाँ के लिए कोई समाधान हमें इस निकालना बात जरूरी है। को संज्ञान में लेना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो शादी वैसे हो गया तब की तब देखेंगे, ये नहीं है। वो जगह है ही ऐसी कि वहाँ भीड़ होती ही होती है। हम अगर प्रॉपर तरीके से अगर गाड़ियां रुके ना, चलती रहे, जाने वाली जाए आने वाली आए, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ पे जैसे भी कुछ पिछले बार इन्होंने बोला था कि हम उसके लिए फोर्स अलग तैयार करने वाले हैं चार धाम के लिए, तो तैयार हुई नहीं हुई मुझे नॉलेज में नहीं है। तो अगर उसकी एक फोर्स है और फोर्स तैयार है तो मेरे ख्याल से उस जगह पर जाम लगेगा नहीं। अगर व्यवस्था होगी, कोई सड़क किनारे में अतिक्रमण करके वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए नहीं लगाएगा और प्रॉपर रास्ता खुला रहेगा, तो मुझे नहीं लगता जाम हो। तो मेरे एक सजेशन है, मैं अभी सरकार के लिए कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ बहुत अच्छा हो, जो उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में दर्शन करे और उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड को अच्छा बोल के जाए तो हमें तो खुशी होगी। हम क्यों चाहेंगे उत्तराखंड कोई गलत बोले? उसे अच्छी यात्रा का अनुभव होना चाहिए और सरकार का काम है करना चाहिए। लेकिन जैसे अगर हम एक आपको मशवरा दे रहे हैं कि ऋषिकेश में ऐसा होता है, तो आप लोगों को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और उस जगह पे स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए किस तरह से काम होगा। दूसरा, इन्होंने बोला था 700 डॉक्टर भेज दिए इन्होंने वहाँ। अब वो 700 डॉक्टर कहाँ से भेजे, कागजी आंकड़ा है कि सच्चाई है? डॉक्टरों की स्थिति यह है, इस समय दून हॉस्पिटल में परसों पढ़ रहा था 100 वैकेंसी आई थी और 10 इंटरव्यू देने आए, तो डॉक्टर 700 इन्होंने कहाँ से भेजे? 700 कहाँ, क्या सारी जगह के डॉक्टर ही वहाँ चले गए? तो मतलब कोई क्या बोल रहे हैं, कोई सेंस की बात है? 700 डॉक्टर बताओ, मतलब पेशेंट कम और डॉक्टर ज्यादा। तो 700 डॉक्टर का मुझे समझ नहीं आया किस तरह से 700 डॉक्टर इन्होंने लगाए वहाँ पे, और 700 डॉक्टर किन किन जगहों में बैठ रहे हैं। रोटेशन से नहीं बहुत है ना, 700 तो मेरे उत्तराखंड में डॉक्टर कितने हैं, पहले तो यही सर्वे करना पड़ेगा। रोटेशन सिस्टम के तहत ही भेजे जाते जब 100 डॉक्टर की पोस्ट आ रही है, 10 आ रहे हैं उसमें इंटरव्यू होने, 100 के आ रहे हैं 10, तो 700 अगर वहां चले गए तो मेरे ख्याल से तो पूरा प्रदेश खाली हो गया। तो डॉक्टरों की 700 की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं। आप कहां से लाए डॉक्टर, लेकिन होनी चाहिए व्यवस्था, और 700 नहीं तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आंकड़ा मैं नहीं बता सकता कि 700 चाहिए आपको कि 100 चाहिए, लेकिन जितने भी डॉक्टर हो प्रॉपर, जो मैंने कहा, उनके पास संसाधन होने चाहिए। मैं पिछली बार जब गया था, मुझे याद है, मैं अपने बद्रीनाथ से पहले यहाँ पे जोशीमठ गया था, तो जोशीमठ में कोई मेरे साथ थे, तो उनके पैर में वो गिर गए थे, तो पैर में उनकी चोट लग गई थी थोड़ा सा। तो वो जब वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, पंचायत क्या वहाँ पे है, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जब हम लोग गए, मैं भी उनके साथ गया, तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि हम देखें कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई कि नहीं हो गई। मैं फिलहाल आपको ये दवाई लिख देता हूँ, ये बाहर से लेना, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है, तो बाहर से कहीं से ले लेना, कहीं व्यवस्था बन जाए तो ये दवाई खा लेना, फिर देहरादून जाके दिखा लेना जब जाओगे। तो वाकई मेरे सामने की स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर देखो नहीं पहचान सकता कि इसकी हड्डी टूट गई कि सही है, और ये छोटी मोटी घटनाएं चलते चलते हल्का सा भी, आजकल तो जमाना ऐसा है कि हल्का सा भी गिरा नहीं कि वो हड्डी टूट गई, तो पता नहीं। तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखो सरकार पे संसाधन है, सरकार पे व्यवस्थाएं हैं, इतने लोग आ रहे हैं, और स्वास्थ्य की व्यवस्था देनी चाहिए। कह रही है कि एयर एम्बुलेंस भी हमारे पास है, ये नया है। देखो ये तो करते रहते हैं, एम्बुलेंस किसके लिए है क्या, ये तो यही जाने, ये तो सिर्फ बोलने की बात है। आप ढंग से जो है नॉर्मल व्यवस्थाएं कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, एयर एम्बुलेंस है, ये है वो है। दूसरा जो थार वाली बात मैंने कही थी, तो वाकई पिछली बार शायद 2 थार थी, तो इस बार 2 से 4 होने वाली है क्या, 2 भी कम होगी, क्योंकि एक्चुअल में पहाड़ी जो इलाका है वहाँ पर पालकियाँ भी चलती हैं, उससे भी रोजगार मिलता है। लोग जो दर्शन करने नहीं जा पा रहा, देखिए शौक थोड़ी करना है, थार दिखानी है। और वहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था, मैंने भी पढ़ा था कि वहाँ का क्लाइमेट कुछ टाइप का होता है कि वहाँ पे थार वगैरह से जो है वहाँ के जो वो बनी हुई है बर्फ की, जो उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो पर थार से, हाँ, इस थार की मुझे लगता नहीं की जरूरत है, ये थार तो दिखावे की चीज है। देखो थार देहरादून में चला लो, इधर उधर चला लो, थार चलाना है तो वहाँ पे पालकियों से व्यवस्था हो जाए तो उसको भी रोजगार मिलेगा जो पालकी लेके जाएगा, और जिसको जाना है, देखो आदमी अपने स्वास्थ्य देख के ही जाता है, ऐसे तो है नहीं घर में लेटा हुआ और सीधा केदारनाथ पहुंच गया। अगर उसको, लेकिन फिर भी अगर है, अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी भी होती है, तो वो मतलब थार के बिना भी काम चल सकता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर पालकी
पुल की इस टाइप की पहाड़ों में व्यवस्थाएं होती हैं और किसी को ना प्रदूषण होगा ना कोई दिक्कत होगी और बड़ा अच्छा वहाँ पे वो जा सकता है और अंदर तक भी पूरा जा सकता है, मतलब उसे पालकी में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब नीचे से ऊपर तक चला गया तो जरा सा और चलेगा, थारे क्या चीज़ है, तो इसका मुझे कोई बहुत यूज लगा नहीं। दूसरा एक चीज़ और मुझे लगा कि पहाड़ों में जब बाहर की गाड़ियाँ आती है उन्हें स्पीड का पता नहीं था, एकदम ऐसे भागते उन्हें मोड़ का कोई आइडिया नहीं है। तो अगर हमारे स्पीड चेकर जो होते हैं, कैमरे होते हैं स्पीड के, अगर वो भी जगह जगह पे लगे हों और ऑनलाइन चालान भी कट रहे हो तो चलो कोई चालान से भी आप लोगों की कमाई हो जाएगी। और दूसरा ये है कि लोगों को पहले बार बार लिखा होगा कि स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो शायद किसी दूसरे को भी मुसीबत में नहीं डालेंगे और खुद भी मुसीबत में नहीं आएंगे। तो स्पीड कैमरे जब बन चुके हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो इस टाइप की अगर चीज लग जाए तो मतलब सिर्फ अभी सजेशन देता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अच्छा हो, क्योंकि सरकार हमारी है और अच्छा होना चाहिए, करना चाहिए इनको। लेकिन अभी सिर्फ हम सजेशन की बात कर रहे हैं, सजेशन नहीं मानोगे उसका दिक्कत आएगी तो बिल्कुल हम आपको बोलने का काम करेंगे। ठीक है। उमर सिसोदिया, देखिए, इस चारधाम यात्रा के लिए पिछले साल की जब यात्राएं थी तब आम आदमी पार्टी ने भी, बल्कि लिखित में हम लोगों ने मेल भी किया था सरकार को और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम लोगों ने मेल किया था। हमारी तरफ से एक सुझाव था सरकार के लिए। अभी मैं नोटियाल जी की बात से सहमत होते हुए मैं कहती हूँ, हम लोगों ने कहा था कि जो बाहर से जो यात्री आते हैं, खासतौर पर जो उनके साथ जो ड्राइवर्स आते हैं, तो 99% होता है कि वो लोग किसी प्रोफेशनल ड्राइवर को लेकर नहीं आते, वो लोग खुद ही ड्राइव कर रहे होते हैं। परिवार का कोई एक व्यक्ति होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है, पूरी फैमिली पीछे बैठी होती है। उन लोगों को वाकई में उत्तराखंड की जो सड़कें हैं, जो हमारे घूम है, जो हमारे मोड़ हैं, उनका आइडिया नहीं होता। और खासतौर पे अगर बारिश हो जाए, सड़क पर फिसलन हो जाए, मैं इसमें सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। बारिश होना, सड़क पे फिसलन होना, उसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। तो उस समय दुर्घटना की जो आशंकाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमारी तरफ से ये सुझाव था कि क्यों ना यात्रा के जिस समय यात्रा में 3 महीने 4 महीने जो हमारी यात्रा चलती है, उस समय सरकार अपने यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, देखिए उत्तराखंड में ड्राइवर्स बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत बेहतरीन यहाँ के बच्चे जो है यहाँ की परिस्थिति को, यहाँ की सड़कों को देखते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं। तो क्यों ना सरकार को यहाँ ऋषिकेश में कुछ इस तरह का आवंटन कर देना चाहिए कि यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार भी मिले और आप लोग अपना आराम से बैठ के गाड़ी चलाइए। उत्तराखंड का जो लोकल व्यक्ति है वो आपकी गाड़ी लेकर आपकी पूरी चारधाम यात्रा कराएगा, उसको भी रोजगार मिलेगा और आप लोगों की भी जो जान माल की जो रक्षा है वो आराम से हो पाएगी। मेरा हम लोगों की तरफ से ये सुझाव था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस सुझाव को माना है। और राजेश्वर जी की मैं एक बात से और बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इन्होंने कहा कि आर्मी से आपकी बात चल रही है कि जरूरत पड़ेगी तो 10-15 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। यानी कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर जब आपदा होगी, जब कोई डिजास्टर होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप भागेंगे और हॉस्पिटल बना देंगे। क्या हॉस्पिटल बना देना है रातों रात का खेल होता है? बद्रीनाथ जी में तो बनाए जा रहे हैं ना, बद्रीनाथ जी में बनाए जा रहे हैं, एमआरपी बनाई गई है। मैं यात्रा रूट की बात कर रही हूँ। यात्रा में ज्यादा ना सही, कम से कम 50 किलोमीटर पर आपको एक ठीक ठाक हॉस्पिटल होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि सारे जो इक्विपमेंट हो और डॉक्टर्स जो हैं वो वहां पर हों। कम से कम यात्रा के टाइम में, बाद में आप उसको हटा लीजिएगा उस हॉस्पिटल को, लेकिन कम से कम हर 50 किलोमीटर पर एक ठीक ठाक हॉस्पिटल होने की बहुत ज्यादा जरूरत इस समय है। ठीक है मीनाक्षी जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी और एक बात अक्सर सामने निकल कर आती है कि जो गाड़ियां आ रही हैं ऋषिकेश के बाद, उनको यहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ी चलाने के जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग आगे जाएं। और इस बार एक चीज़ ये की गई है कि जो कमर्शियल वाहन है उनसे ही लाइसेंस मांगा गया है जो ऊपर जाएंगे, लेकिन प्राइवेट वाहनों में मुझे भी संशय है, शायद राजेश्वर पेनुल जी बताएंगे कि उसके लिए क्या है। तो यहाँ पर पहले मीनाक्षी जी से जवाब ले लेता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा कि धार्मिक भावनाओं को भी आघात न पहुंचे, उन तमाम चीज़ों पर काम करना, और उस पर पेनुल जी ने जवाब भी दिया था। जी देखिए, पेनुली जी ने एक बात बोली थी कि हर एक इसको हम पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको पॉलिटिक्स का मुद्दा किसने बनाया हुआ है, ये भी बहुत विजिबल है कि कौन लोग इसमें पॉलिटिक्स खेलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या कुछ होता है तो, और इतनी मात्रा में अगर यात्री आते हैं तो इतना मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कैपिंग की बात कर रहे हैं कि कितना कैरिंग कैपेसिटी उस जगह की है, उसका एक लिमिट बनाना बहुत जरूरी है। हम हमेशा मनी माइंडेड होके नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यदि लोगों को भी नुकसान होता है तो उसके बाद देखिए बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक धार्मिक जो आस्था है उसके लिए आप एक कंट्रोल जो हमारे पिलग्रिमेज आ रहे हैं उन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि इतने अमाउंट से ज्यादा हम लोग वहां पे नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई और ऑफलाइन को साथ में रखा गया, ये भी तो एक वही कोशिश है।
ये कोशिश तो, लेकिन पता चले कि इतने लोग आ रहे हैं इस दिनांक कितने लोग आ रहे हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन इसमें भी कई बार क्या होता है कि प्राइवेट जो व्हीकल्स आते हैं वो लोग सीधा चले आते हैं और वहां पे फिर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर पे मैं बहुत ज्यादा इनके यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब इनका सॉफ्टवेयर हैक हुआ था तो ये 3-4 दिन तक इनका काम ठप पड़ा रहा, ये उसको रिकवर नहीं कर पाए थे। तो सॉफ्टवेयर पे जब हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसके लिए देखिए बहुत स्ट्रिक्टली बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कि इतने ही पिलग्रिमेज जो है पर डे जो है यहाँ पे आए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि केदारनाथ के लिए हम 5,000 कर रहे हैं, बद्रीनाथ के लिए 5,000 कर रहे हैं, यमुनोत्री के लिए 5,000 कर रहे हैं, वो फिर से वही सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमें एक प्रॉपर अमाउंट, देखिए ये कैपिंग करना बहुत जरूरी है किसी भी धाम में, क्योंकि हम यहाँ की जो आप देखेंगे कि जो यहाँ का जो मतलब जो व्यवस्था होती है पहाड़ों की, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बॉटल नेक्स हैं। बॉटल नेक्स की वजह से वहां जाम लग जाता है, यात्रियों को परेशानी होती है। वहां का जो वेदर है वो इतना खतरनाक है कि कई लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम उस जगह पे होती है, जिसकी वजह से कई ऐसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। हम लोग केदारनाथ पे ठीक है इकोनॉमिकली हम लोग डिपेंड हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत जो है हमें यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी संभालने की है और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी संभालने की है। आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सीमित की जाती है संख्या तो हमने देखा कि इन चारों धाम में से जुड़े हुए जो लोग हैं वो फिर आवाज उठाने लगते हैं सरकार के खिलाफ। देखिए वो वही चीजें तो सरकार को मैनेज करनी चाहिए ना। वो देखिए, अगर हम इकोनॉमिकली भी बात करें तो आप देखेंगे कि जो सबसे जिस तरह का यहाँ कल्चर शुरू हो गया है, यहाँ पे जो बड़े बड़े महंगे महंगे होटल्स जो शुरू हो गए हैं, लग्जरी होटल्स की हम बात कर रहे हैं या लग्जरी ट्रैवलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इन सबका जो इकोनॉमिक फायदा हो रहा है वो जो हाई लेवल के लोग हैं उन्हीं लोगों को इसका फायदा हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर रिपोर्ट्स की भी हम बात करें तो करीब 58% जो है वेल्थ वो इन अमीर लोगों के हाथों में ही है। और यहाँ पे भी जो काम चल रहा है वो ये जो ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ पे प्रॉफिट गेन होता है वो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उमा जी शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, फिर राजेश्वर पैनल पे जाओ। उत्तर प्रदेश के आगरा का आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जब ये बात सामने आई थी कि ताजमहल जो है वो काला होने लगा है प्रदूषण की वजह से, तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसको रोकने के लिए तमाम कोशिशें की। सारे के सारे जो उद्योग धंधे थे आगरा से वो बाहर कर दिए गए और उसके परिसर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई गई कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा दूर पे खड़ी करके आएंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद आप ताजमहल के परिसर में जा सकते हैं। वो तो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है जिसको बचाने के लिए सरकार ने इतनी बेहतरीन कोशिश की। यहाँ तो पूरा हिमालय है, इसको बचाने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है। मीनाक्षी जी का जो दर्द है वो साफ समझ में आता है। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां, इतनी बड़ी संख्या में डीजल, इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोल की गाड़ियां जब वहां पर जाएंगी तो हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र और विश्व के सबसे यंग हमारा हिमालय है, उसके और क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सरकार को इस पर भी बिल्कुल सोचना चाहिए। ठीक है। राजेश्वर पैनल जी, एक बात हमेशा आती है जब भी चारधाम की चर्चा करें कि कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहर की जो गाड़ियां हैं अन्य राज्यों से जो आ रही हैं उत्तराखंड, वो ऋषिकेश तक आए और उसके बाद जो यहाँ के जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी जाएं, जो यहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इन पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों में इन सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहतर जानते हैं, उन लोगों के माध्यम से ही आगे की आवाजाही हो। और दूसरा, इस बार जो सरकार ने ये भी किया कि जो कमर्शियल वाहन है उनका हिल लाइसेंस जरूरी है। तो ये कितनी कोशिश की जा सकती है और ये काम कितना आसान है या चुनौतीपूर्ण है कि इस तरीके से तमाम गाड़ियों को रोक देना और उसके बाद उत्तराखंड की जो गाड़ियां हैं, ये यहाँ के जो लोग हैं वही आगे बढ़ पाएंगे वहां से? देखिए रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम सॉल्यूशन बताते हैं बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं हूँ डीजल हूँ, मेरी गाड़ी की कैपेसिटी 4 आदमी की है जी। हम 4 आदमी, अब एक हम ड्राइवर बैठा देंगे तो 3 आदमी जाएंगे, एक कहाँ जाएगा? नंबर 1। तो हमेशा ये समझ के रखिए कि दिक्कत आती है। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है जो बाहर का ड्राइवर है। तीसरा, जो उसका कॉमर्शियल इंटेक आएगा वो कितना आएगा। ये तो करा जा सकता है कि अधिकतर यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप अपनी गाड़ियां यहाँ रोक दीजिए। हम जो यहाँ की व्यवस्था है जो 16 या वाली सीटर वैन है या 50 40 30-35 फीट सीटर वैन है, हम आप उससे प्रेफर कीजिए उससे। तो क्या है, जागरूकता की बात ज्यादा है जो मुझे लगता है, और आप फोर्सफुली रोकने की कोशिश में नहीं रहना चाहिए। अब रहेगी कि कॉमर्शियल व्हीकल की जो हिल लाइसेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोगों को हर जगह पर स्पीड ब्रेकर के वाली जो स्पीड के चेकिंग करनी चाहिए, मैं उस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। और उसके लिए लगातार सरकार कोशिश भी करती है और जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट भी बने हुए हैं। अब आप देखेंगे तो आप कई जगह पर आप पाएंगे
कि ऑलरेडी जो स्पीड के जो कैमराज हैं वो अधिकतर जगह फिक्स किए जा रहे हैं और लोगों को आगाह भी किया जाता है कि आप हिल पे चलाएं तो गाड़ी एक पर्टिकुलर लिमिट से चलाएं। अभी हमारे आशीष नोटियाल जी बात कर रहे थे कि जो ऋषिकेश में जो व्यवस्था, देखिए ऋषिकेश अब G20 के बाद अगर आपको ध्यान हो तो जो अपना रानी पोखरी से लेकर के जो नरेंद्र नगर का रास्ता है वो ऑलमोस्ट टू वे हर जगह पे कर दिया गया। तो आपकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप बोल रहे हैं कि एक ही दिन में कोई व्यवस्था बन जाती है, ऐसा नहीं है। तो जो डीकंजेशन की व्यवस्था है वो की जा रही है। वो कई बार आपको ऐसा लगता है कि डीकंजेशन के लिए सरकार के तत्पर नहीं है, सरकार को भी आइडिया है और सरकार उसके लिए पूरी कोशिश करती है कि डीकंजेशन हो, कम अधिक से अधिक यात्रा जाएं, कम से कम परेशानियां हो और उसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी जरूरी है वो व्यवस्था बनाई जाए विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरी बात जो बार बार करिए मीनाक्षी जी की बात, जो मुझे लगता है कि ज्यादा अमीरों के केस और गरीबों के उसके बात करें तो इमोशनल इशू की बात हम न कर करके अगर हम इसकी बात करें कि जो भी अगर बड़ा होटल भी खुलता है हमारे राज्य में गरीब ज्यादा रहते हैं ना, एक मिनट, हमारे राज्य में गरीब ज्यादा है इसलिए। अरे सुन तो लीजिए आप बात, तो मैं मान लिया आपके राज्य में नहीं, पूरे भारत में गरीब ज्यादा है, पूरे दुनिया में गरीब ज्यादा है, गरीब हर जगह दुनिया में पूरे ज्यादा होते हैं, इसमें कोई आप नई चीज नहीं बता रहे हैं। आप दूसरी बात सुन लीजिए कि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हर जगह पास ऑन होता है। जो वहाँ कर्मचारी लगते हैं, जो उनको दूध सप्लाई करते हैं, जो उनको दूसरे सिस्टम सप्लाई करते हैं, रोज डेली यूजेस की चीज सप्लाई करते हैं, जो वहाँ पर और दूसरे काम करते हैं, उससे आपके रोजगार के साधन बढ़ते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप जो बड़े होटल बनाने या बड़ी चीजें बनाने से इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। और अरे सुन तो लीजिए, आप लोग भी तो दिक्कत क्या कर देते हैं कि आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ना मेरी बात सुन पाते ना अपनी बात आप कह पाती हैं। अच्छा ठीक है। और आज दूसरी बात आ जाइए सस्टेनेबल ग्रोथ की। ग्रोथ करनी पड़ती है, सस्टेनेबल होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इस दिशा में भी लगातार सरकार काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्या कराया जाए। और अब तो नए जो आ रहे हैं तरीके, हाइड्रोजन व्हीकल की बात की जा रही है, उन सब चीजों पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन चीजों को आप नहीं कर सकते, ना आप उन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। उनको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। उसके साथ साथ उनके फीडिंग पॉइंट बनाने पड़ते हैं कि आपको जगह जगह कितने फीडिंग पॉइंट चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्जिंग फैसिलिटी, फीडिंग पॉइंट, उनको मेंटेनेंस का पॉइंट, सारे पॉइंट देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ एक दिन में या 2 दिन में या 1 साल या 2 साल में। ठीक है, ये काम सरकार को ही करने हैं और अगर इसकी शुरुआत की जाए बिल्कुल सरकार को ही करने और सरकार करने में तत्पर है। सरकार बिल्कुल नहीं, और जो भी पॉजिटिव चीजें है सरकार उसको लेती है। लेकिन ये मत मान के चलना चाहिए किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्टिकुलर आदमी को कि जो हम सजेशन दे वो मान जाए, क्योंकि आपका सजेशन आपका इंडिविजुअल सजेशन होता है। सरकार के पास एक पूरा सिस्टम होता है, चाहे टेक्नोक्रेट का सिस्टम मानिए, चाहे साइंटिफिक सिस्टम मानिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम मानिए, चाहे पैसे का सिस्टम मानिए, चाहे फंडिंग का सिस्टम मानिए, तो सारा एक सिस्टम होता है। और सारे सिस्टमों के थ्रू एक चीज फिल्टर होकर के फाइनल निकल के आती है। ठीक है पैनुली जी, ठीक है। तीनों लोग जो अन्य पार्टी से हमारे साथ हैं, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। मीनाक्षी, देखिए जो बात ये कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देखिए भाजपा के लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम भी चाहेंगे कि बेहतर व्यवस्थाएं हो, लेकिन अगर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाती हैं तो इनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई काम नहीं होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन होगा भी कैसे? इनके मंत्री भी तो इनके पास पूरे नहीं है। इनकी तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो अभी तक सारे पद खाली पड़े हैं, एक ही मिनिस्टर के पास सारे जिम्मेदारियां होती हैं, तो कैसे ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा? बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत से घोटाले करने होते हैं, तो कैसे हो पाएगा? अगर प्रॉपर मिनिस्टर्स हो तो हर काम जो है वो पॉसिबल है, और नियत हो तो हर काम पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे नियत ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, अचानक 8 बजे प्रकट होते हैं टीवी पर, कहते हैं सब खत्म। उस समय आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होता कि रातों रात की जो नोटबंदी है इसका क्या असर होगा। अभी हम जो 1 साल से 2 साल से ये कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग लागू कीजिए, तो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता। और तमाम तरह के बिल आप रातों रात आप लेकर आ जाते हैं, उसके बाद खैर विरोध होता है, फिर आप लोग वापस भी ले लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। किसान अगर मैं बिलों की बात करूं या मैं NRC की मैं बात करूं, ऐसे में ये कहना बीजेपी के प्रवक्ता का कि ये चीज नहीं हो सकती, ये सिर्फ इनका अहंकार दिखाता है कि विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, कोई भी सुझाव देता रहे, हम उसे नहीं सुनेंगे, हम कह देंगे हम नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए, विपक्ष आने के लिए तैयार है। आशीष नोटियाल, देखिए मैं तो इतना कहना चाहूँगा, अभी समय है, अभी लगभग 15 दिन हमारे पास है, तो सरकार को चाहिए पूरी व्यवस्थाएं करे, ये ना कहे हमने बहुत बढ़िया कर दिया, और अच्छा हो सकता है तो और अच्छा करें। समय है और मुझे लगता है निश्चित अच्छा हो सकता है, और जो यात्री आएंगे उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, उन्हें अच्छा लगना चाहिए।
तो यही शुभकामनाएं हमारी। ठीक है, चर्चा में वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आवर में भाग लेने के लिए और अपने अपनी बात आपने कही। चारधाम यात्रा, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत मायने रखती है और जिसके लिए वक्त अब ज़्यादा नहीं है। 30 तारीख से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सरकार जिन दावों को कर रही है वो धरातल पर कितने कारगर साबित होंगे, इसके लिए देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और हम सभी ये चाहते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो या पूरा उत्तराखंड और पूरा देश भी, कि चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।